आज हम शुरू करेंगे बीएससी की ऑनलाइन डाउट क्लासेस। ठीक है, जिसके अंदर आपके जितने भी प्रॉब्लम्स हैं, मे बी टॉपिक, मे बी कोई डेरिवेशन या कोई भी न्यूमेरिकल्स, आप मुझसे पूछ सकते हैं इन व्हाट्सअप नंबर पर। ठीक है, जिसमें मेरे पास अभी क्वेरीज आई है कि सर जो हमारा बीएससी फर्स्ट ईयर का जो सिलेबस है, उस टॉपिक में, उस सिलेबस के अंदर हमारे पास जो टॉपिक है कैपलस लॉ, या फिर हम यूँ कहें प्लानिटरी लॉज, ठीक है, प्लानिटरी मोशन, ये हमें समझाइए आप, हमें पता नहीं है। तो बच्चों आइए सीखते हैं इसको फॉर द बोथ मीडियम। मैं आपको ये पढ़ाऊंगा दोनों मीडियम के अंदर, दोनों मीडियम के अंदर। पहला जो हमारे जो भारतीय हैं, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको ध्यान दीजिए, केपलर के नियम, केपलर के नियम। और इस शब्द को अगर आप लेते हो तो इसे क्या बोलते हैं, ग्रहों के गति के नियम, ग्रहों के गति, ठीक है, के नियम। ठीक है, आगे देखो बच्चों देखो बच्चों, थोड़ा बहुत हिस्ट्री हमारे सिलेबस में वैसे है नहीं, पर कोशिश करनी चाहिए कि हर एक टॉपिक को आप पढ़ो हिस्ट्री से। ठीक है, इससे हमें पता लगता है कि वो टॉपिक कितना डेप्थ में है, उसकी खोज क्यों हुई थी। ठीक है, तो हमेशा हिस्ट्री से जोड़ के रखो किसको, फिर इसके टॉपिक्स को। देखो बच्चों, सबसे पहले हमारे जो साइंटिस्ट थे गैलीलियो जी, कौन, गैलीलियो, GALILEO, इन्होंने सबसे पहले ये कहा था कि आपकी जो अर्थ है, आप अपनी जो अर्थ है वो सन के चारों तरफ, सन के चारों तरफ क्या करती है, रिवॉल्व करती है। ठीक है, पर लोगों ने उस ज़माने में बहुत मतलब ये बात मानी नहीं, ये गलत बोल रहे हैं, झूठ बोल रहे हैं, क्योंकि उस ज़माने में इतना खोज नहीं हुआ था। तो लोगों का ये मानना था कि पृथ्वी स्थिर है, हमारी अर्थ क्या है, स्टेबल है, और जो सन होता है वो ईस्ट से वेस्ट की तरफ क्या करता है, मूव करता है। मतलब लोगों में धारणा थी कि सन अराउंड द मूव करता है किसके, अर्थ के। ठीक है, तो लोगों ने उनकी बात नहीं मानी। ठीक है, तो देखिए बाद में कौन आए, टाइको ब्रेहे, टाइको ब्रेहे। ठीक है, इन्होंने सालों तक बहुत ज़्यादा ऑब्जर्वेशन किए, एक्सपेरिमेंट्स किए, और ये पता लगाया कि हमारे जो गैलीलियो साहब थे वो सही थे। एक्चुअली में सन जो होता है वो अर्थ के चारों तरफ, हमारे जो सूरज है वो पृथ्वी के चारों तरफ परिक्रमा नहीं करता, रिवॉल्व नहीं करता। हमारा जो अर्थ है वो रिवॉल्व करता है किसके चारों तरफ, अर्थ सन के चारों तरफ। ठीक है, तो ऐसा होता है। तो बाद में ये जो रिकॉर्डिंग्स थी या फिर जो भी ऑब्जर्वेशंस थे, प्रैक्टिकल्स थे, उनको टेक्निकली वेरीफाइड किसने करवाया था, कोपरनिकस केपलर ने, कोपरनिकस केपलर ने। तो इनका नाम पड़ा किसका, केपलर जी का, कि साहब ने नियम दिए हैं। जबकि वास्तविकता में कौन थे, टाइको ब्रे, उससे पहले कौन थे, गैलीलियो जी। ठीक है, तो हमारे जो टॉपिक है, मेन टॉपिक हमारे बीएससी फर्स्ट ईयर में ये आता है। ठीक है, ये है क्या, ध्यान दीजिए। देखो बच्चों, केपलर ने ग्रहों के नियम के अंदर 3 तरह के लॉज दिए हैं, 3 तरह के क्या दिए हैं, नियम दिए हैं। द केपलर गेव 3 लॉज अबाउट द मोशन ऑफ प्लैनेट्स। ठीक है, जिसमें जो फर्स्ट लॉ है, फर्स्ट लॉ, उसे हम बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ ऑर्बिट। ठीक है, जो भारतीय हैं उसे क्या बोलते हैं, कक्षक का नियम, कक्षक का नियम। अब ये है क्या, ध्यान दीजिए। इस लॉ को पढ़ने से पहले बच्चों आपको थोड़ा सा जाना पड़ेगा मैथमेटिक्स के अंदर, हल्का सा, क्योंकि ज़रूरी है ये। देखिए बच्चों, मैथ के अंदर एक टर्म होती है, एक आपने पढ़ा था टॉपिक इलिप्स के बारे में, किसके बारे में, इलिप्स। जो भारतीय हैं वो लोग क्या बोलते हैं, दीर्घवृत्त, दीर्घवृत्त। ठीक है, तो ये कैसा होता है, अंडाकार होता है, ओवल शेप में होता है, ये आपको पता है, सिंपल सी बात है। ध्यान दीजिए, मैथमेटिक्स क्या बोलती है कि ये जो एक्सिस होती है, मान लीजिए मेरे पास ये O है, मेरे पास लेट्स सपोज ये क्या है, ठीक है, पॉइंट P है, तो जो OP है इसे क्या बोलते हैं, स्मॉल a, इसका नाम क्या होता है, सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस। जो भारतीयों को क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिए, अर्ध प्रधान अक्ष, अर्ध प्रधान अक्ष। ठीक है, और आगे देखिए, ये मेरे पास क्या होता है, स्मॉल b, इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं बच्चों, ध्यान दो, सेमी माइनर एक्सिस। ठीक है, माइनर का अर्थ क्या होता है बच्चों हिंदी में, लघु, लघु अक्ष। तो
तो क्या बोलते हैं, अर्ध लघु अक्ष। आपको अगर वो नाम दिक्कत करे तो ऐसा कर लेना, इसको ऐसे पढ़ लेना, अर्ध दीर्घ अक्ष, अर्ध दीर्घ अक्ष। ठीक है, इससे सिंपल नाम नहीं होता, वैसे फेमस यही होता है नाम, अर्ध दीर्घ अक्ष। अब देखो बच्चों, आपने पढ़ा है हमेशा ए बड़ा होता है किससे, बी से। ठीक है, ये बात आपको पता होनी चाहिए इलिप्स के बारे में, क्योंकि ये टर्म कहाँ काम आती है, इस फर्स्ट लॉ में काम आती है। अब देखिए हमें करना कैसे, ध्यान दीजिए। कैप्लर जी ने ये कहा था कि जैसे मान लीजिए ये मेरे पास क्या है, हमारी अर्थ हो गई, ठीक है, और या के पास क्या हो गया, सन हो गया। तो जो अपनी अर्थ है वो सन के चारों तरफ एक ओवल शेप में जो होता है ऑर्बिट, उसमें रिवॉल्व करती है। एक अंडाकार आकृति में क्या करती है, परिक्रमा करती है, रिवॉल्व करती है। ठीक है, जिसके अंदर खास बात क्या है कि सन सेंटर पे नहीं है। मतलब जैसे ये जो ऑर्बिट है, ये जो क्या है, कक्षक है, इसे क्या बोलते हैं, ऑर्बिट बोलते हैं। इसका सेंटर मान लीजिए कहाँ पे, यहाँ पे है। तो यहाँ पे सन नहीं होता, सन या तो इस तरफ है थोड़ा सा, या फिर थोड़ा सा इस तरफ है। ठीक है, सेंटर पे नहीं है। तो ये जो अर्थ है या सन की चारों तरफ क्या करती है, रिवॉल्व करती है। तो देखो इसकी जो लैंग्वेज बनेगी कैसे बनेगी, ध्यान दो। मैं पहले बोल रहा हूँ इंग्लिश के अंदर। अकॉर्डिंग टू कैप्लर्स फर्स्ट लॉ, अकॉर्डिंग टू कैप्लर्स फर्स्ट लॉ, द planets revolve around the sun in elliptical path, ठीक है, in which sun is not at center, okay, while sun is at foci। ठीक है, ये स्टेटमेंट है किसका, फर्स्ट लॉ का। ये आप नोट्स में लिख लेना। अब मैं बोल रहा हूँ हिंदी में। ठीक है, ध्यान दो बच्चों। कैप्लर के प्रथम नियम के अनुसार सभी ग्रह सूर्य के चारों तरफ एक दीर्घवृत्तीय पथ में परिक्रमा करते हैं। ठीक है, जिसमें कक्षक के केंद्र पर सूर्य उपस्थित नहीं होता, बल्कि सूर्य उस कक्षक के नाभि पर स्थित होता है। बच्चों नाभि बोलते हैं किसको, फोकी को। ठीक है, इनका ये हिंदी मीनिंग होता है। ठीक है, अब देखो बच्चों, पहली बात तो ये जस्ट स्टेटमेंट हो गया किसका, फर्स्ट लॉ का। इसमें एक खास बात एक और है बच्चों, ध्यान दो। मैं इसको रब कर रहा हूँ, या फिर अपने नोट्स में आप लिख लेना। वैसे आपको पता होगा बीएससी में जो बच्चे होते हैं उनकी मैथमेटिक्स बहुत अच्छी होती है। ठीक है, तो ये बात आपको पता है, ऐसी बात नहीं है, तो ये नॉर्मल बात है आपके लिए। अब आगे देखिए देखो, ये जो इलिप्टिकल जो पास होता है बच्चों, मान लीजिए मेरे पास ये सन है। ठीक है, ध्यान दीजिए एक बार। तो जब कोई भी प्लैनेट या कोई भी ग्रह जब रिवॉल्व करता है, परिक्रमा करता है, तो जब ये सबसे पास में आता है किसके, सूरज के, सबसे पास में आता है किसके, सूरज के, तो इसे बोलते हैं बच्चों पेरिहिलन। ठीक है, हिंदी में क्या बोलते हैं इसको, उपसौर। क्या बोलते हैं, उपसौर। जैसे मान लीजिए ये जो पॉइंट है सबसे नज़दीक है किसके, इसके सबसे नज़दीक है, तो नाम क्या पड़ेगा इसका, पेरिहिलन। और जब कोई प्लैनेट सबसे दूर चला जाए किससे, सूरज से सबसे दूर, मतलब ये प्लैनेट मान लो रिवॉल्व करता हुआ कहाँ चला गया, इस पॉइंट पे चला गया। तो इस पॉइंट से डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं यहाँ पे, एनीहिलन। ठीक है, और जो भारतीय वो क्या बोलते हैं, अपसौर। ठीक है, तो आप ध्यान दीजिए, दोबारा देख लीजिए, आपको दिक्कत हो तो। रिवॉल्व करता हुआ प्लैनेट अगर सबसे पास में आए किसके, सूरज के, सबसे छोटे डिस्टेंस उनके बीच में जब होती है तो उसे हम क्या बोलते हैं, पेरिहिलन। जब सबसे दूर जाए, डिस्टेंस क्या हो जाए, लार्ज हो जाए, कहाँ से, सन से, तो उसे हम क्या बोलते हैं, एनीहिलन। ठीक है, अपसौर। ये हमारा फर्स्ट लॉ हो चुका। ठीक है, तो इसको आप वीडियो को पॉज करके इसको आप लिख लेना। मैंने दोनों ही भाषाओं में मैंने इसको बता दिया है आपको। ठीक है, हो सकता है आपको थोड़ी सी प्रॉब्लम हो तो वीडियो को आप थोड़ा सा रिप्ले कर लेना। ठीक है, अब देखो बच्चों,
बात करते हैं पॉइंट नंबर 2। दूसरा लॉ ऑफ एरिया, या फिर इसका एक और नाम होता है लॉ ऑफ स्वेप्ट एरिया। स्वेप्ट एरिया, जो भारतीय हैं वो क्या बोलते हैं, ध्यान दीजिए, प्रसर्पित प्रसर्पित क्षेत्रफल का नियम। प्रसर्पित क्षेत्रफल का नियम, ठीक है। अब ध्यान दीजिए, देखो ये नियम क्या बोलता है बच्चों, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग नियम है क्योंकि इसके पीछे एक तथ्य काम करता है, एक फैक्ट काम करता है। देखो कैसे काम करता है, ध्यान दीजिए। मान लीजिए मेरे पास ये सन है, ठीक है। सन के चारों तरफ मैंने क्या माना, एक ऑर्बिट को एज्यूम किया, एक ग्रह, एक कक्षा को मैंने क्या किया, एज्यूम किया कि कक्षा है इसके चारों तरफ। अब देखिए बच्चों, ये देखा गया, ध्यान दीजिए कि मान लीजिए पॉइंट P1 है, ये मेरे पास क्या है, पॉइंट P2 है। कोई भी प्लैनेट P1 से मान लो मूव करना शुरू हुआ, कहाँ से कहाँ तक पहुँचा, P1 से P2 तक पहुँचा, तो इसने क्या कवर किया, एक एरिया कवर किया, एक एरिया कवर किया। वो एरिया कौन सा होगा, ध्यान दो, एरिया ऑफ P1 P2, P1 P2। फिर देखिए यही प्लैनेट रिवॉल्व करता हुआ मान लीजिए कहाँ चला गया, लेट्स सपोज यहाँ चला गया, मान लो ये पॉइंट कौन सा है, P3। अब जो मोशन स्टार्ट हो रहा है वो मान लो कहाँ स्टार्ट हो रहा है, S से, यहाँ से, इस पॉइंट से, P3 से, और रिवॉल्व करता हुआ मान लो कहाँ चला गया, आगे चला गया, कहाँ तक, P4 तक। तो यहाँ से यहाँ तक भी क्या बनाओगे, लाइन बनाओगे, तो यहाँ पे भी क्या बनेगा, एक एरिया बनेगा। कौन सा एरिया बनेगा, ध्यान दीजिए, एरिया ऑफ P4 P3, ठीक है। देखिए ये मेरे पास क्या बन गया, एक एरिया बन गया, ये भी और ये भी। जैसे आपने पढ़ा था वृत्त के लिए, सर्किल के लिए, जैसे मान लीजिए मेरे पास ये त्रिज्या है, ठीक है, तो यहाँ पे क्या बनते हैं, सेक्टर बनते हैं, यहाँ पे क्या बनते हैं, सेक्टर, ज्योमेट्री के अंदर। तो सेम पार्ट होता है किसके लिए, इलिप्स के लिए, दीर्घवृत्त के लिए। तो देखो बच्चों, इसमें तथ्य क्या है, ध्यान दीजिए बच्चों, ये देखा गया है, ध्यान दो, कि जब कोई ग्रह P1 से कहाँ जाए, P2 की तरफ, अर्थात जब वह सन के, सूरज के बहुत ज़्यादा क्या हो, क्लोज होता है, तो उसका रेखीय वेग एकदम से क्या होता है, बढ़ जाता है। उसकी लीनियर वेलोसिटी, लीनियर स्पीड मान लीजिए, चलो बात एक ये, लीनियर स्पीड क्या होती है, एकदम से बढ़ जाती है। और जब यही प्लैनेट रिवॉल्व करता हुआ सन से, कहाँ से, सूरज से दूर जाता है, मतलब कहाँ पहुंच गया, मान लीजिए पॉइंट 3 तक पहुंच गया, तो पॉइंट 3 से पॉइंट 4 तक, P4 तक पहुंचने के लिए उसकी वेलोसिटी क्या होती है, अपने आप ही कम हो जाती है। कौन सी वेलोसिटी, देखिए देख बच्चों, लीनियर वेलोसिटी, लीनियर वेलोसिटी एकदम से क्या होती है, कम हो जाती है। यही फैक्ट है कि आपको लग रहा है कि जो एरिया है कौन सा, P1 P2 छोटा है किससे, P4 P3 से, पर ऐसा नहीं है। ज्योमेट्री में जब इनके आंसर हमने निकाले हैं, मैथमेटिकली निकाला गया है, तो ये पाया गया है कि दोनों एरिया क्या होते हैं, सेम होते हैं। क्या होते हैं, सेम। अगर इस एरिया का, इस जोन का एरिया मान लीजिए कितना है, A1 है, और इस जोन का एरिया मान लीजिए मेरे पास कितना है, A2 है, कितना है, A2, तो दोनों हमेशा क्या रहेंगे, सेम रहेंगे। क्या रहेंगे, सेम। तो इसी का हम क्या बोलते हैं, लॉ ऑफ एरिया या फिर लॉ ऑफ स्वेप्ट एरिया। बच्चों देखो ये टर्म होती है प्रसर्पित, इसका अर्थ होता है वैसे आमतौर पे तय किया गया क्षेत्रफल, तय किया गया क्षेत्रफल। जब ग्रह की स्थिति को हम मिलाते किससे हैं, सूरज की स्थिति से, अर्थात सूरज की स्थिति के सापेक्ष हम क्या निकालते हैं, क्षेत्रफल निकालते हैं, तो उसको हम क्या बोलते हैं, प्रसर्पित क्षेत्रफल बोलते हैं। सन के रेस्पेक्ट में हम जो एरिया कवर करते हैं, एरिया को हम फाइंड आउट करते हैं, तो उसे हम क्या बोलते हैं, स्वेप्ट एरिया बोलते हैं। स्वेप्ट एरिया का एक एक्सप्रेशन होता है बच्चों, एक क्या होता है, एक्सप्रेशन होता है, वो होता है dA/dt, dA/dt, जिसके बारे में हम बाद में पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक के अंदर कि इसका भी फॉर्मूला होता है, वो कैसे बनता है, ठीक है। dA/dt हमेशा कांस्टेंट होता है। क्या होता है, कांस्टेंट। अब देखिए इसका अर्थ क्या हुआ, ध्यान दीजिए, कवर्ड एरिया विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तय किया गया क्षेत्रफल समय के सापेक्ष, चाहे यहाँ पे कवर किया गया हो चाहे यहाँ कवर किया गया हो। dA1/dt हमेशा क्या रहेगा, इक्वल रहेगा किसके, dA2/dt के, ठीक है। तो बोलो जाना इसमें फैक्ट क्या है,
वेलोसिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है जब कोई भी ग्रह या कोई भी प्लैनेट कहाँ होता है, सूरज के पास में होता है, और उसकी वेलोसिटी क्या होती है, कम हो जाती है। ठीक है, उसका रेखीय वेग क्या होता है, कम हो जाता है। कब, जब वो प्लैनेट कहाँ हो, दूर जाए, किससे, सूरज से, ठीक है, सन से। ओके, तो ये आपका कौन सा हो गया लॉ, सेकंड लॉ हो गया, किसका, केपलर्स का। ठीक है, बहुत ही ईजी है, इसके फॉर्मूले हम पढ़ेंगे बाद में, इसके फॉर्मूले भी हमारे सिलेबस में होते हैं, बीएससी के अंदर आता है। ठीक है, एंगुलर मोमेंटम का कंसेप्ट इसमें काम में आता है, कोणीय संवेग का कंसेप्ट इसमें काम में आता है। ठीक है आगे देखिए, हमारा जो बच्चों थर्ड लॉ है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। स्पिन न्यूमेरिकल्स हमारे बीएससी में कंफर्म आते हैं, ये मान के चलिए आप, हर 2 साल में या 3 साल में न्यूमेरिकल्स आते रहते हैं। ठीक है, ध्यान दीजिए, थर्ड लॉ का नाम होता है बच्चों लॉ ऑफ टाइम पीरियड। लॉ ऑफ टाइम पीरियड बच्चों, जो भारतीय हैं ध्यान दीजिए, वो क्या बोलते हैं, आवर्तकाल का नियम। कौन सा नियम, आवर्तकाल का नियम। देखो बच्चों, ये नियम क्या बोलता है, ध्यान देना। केपलर साहब ने ये कहा था कि जैसे ही आपका ये सन हो गया, या आपके पास क्या हो गया, प्लैनेट हो गया, ग्रह हो गया, मान लीजिए ऐसे जा रहा है। ठीक है, यहाँ मेरे पास प्लैनेट है, ये रहा पी, ग्रह, पी का मतलब प्लैनेट, एस का मतलब सन। देखिए तो केपलर साहब ने कहा था कि जब कोई ग्रह या जब कोई प्लैनेट रिवॉल्व करता है, परिक्रमा करता है, तो जो उसका टाइम पीरियड होता है, आवर्तकाल होता है, उसका स्क्वायर, उसका वर्ग हमेशा उस कक्षक के, उस ऑर्बिट के सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस, दीर्घ लघु अक्ष, सॉरी अर्ध दीर्घ अक्ष जो होती है, उसके क्यूब के, उसके क्यूब के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। मतलब टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल किसके, आर क्यूब बोल दीजिए या फिर क्या बोल दीजिए, ए क्यूब बोल दीजिए, बात क्या है, एक ही है। यहाँ मेरे पास क्या आएगा, ये हटेगा सिंबल, तो एक कांस्टेंट आएगा के, तो इसके को हम क्या बोलते हैं, केपलर्स कांस्टेंट, केपलर्स कांस्टेंट, जिसकी वैल्यू हमें निकालनी होती है। ठीक है, तो जस्ट ये छोटा सा पार्ट है, ध्यान दीजिए इंग्लिश में मैं दोबारा बोल रहा हूँ इसको एक बार, अच्छा टॉपिक है ये, इसलिए अच्छा पॉइंट है। देखिए, अकॉर्डिंग टू केपलर्स थर्ड लॉ, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड, द स्क्वायर ऑफ टाइम पीरियड इज प्रोपोर्शनल टू द क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है, मे बी दिस एक्सप्रेशन एंड मे बी दिस एक्सप्रेशन। अब देखो, इसको हम डिराइव भी कर सकते हैं, इसको हम पता भी लगा सकते हैं कि ये कैसे हुआ। देखो बच्चों, आपने 12वीं क्लास पास कर ली है, भाई हम अभी कहाँ हैं, बीएससी डाउट क्लास के अंदर है, तो आपने 12th क्लास पास कर रखी है। 12th क्लास में आपने हमेशा पढ़ा है, जब कोई चीज़ रिवॉल्व करती है, परिक्रमा करती है, तो 2 तरह के फोर्स हमेशा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, साम्यावस्था में, इक्विलिब्रियम में। ठीक है, तो देखिए, जैसे मान लीजिए प्लैनेट है, रिवॉल्व कर रहा है अराउंड द सन, अराउंड द सन, तो जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो ग्रेविटेशनल फोर्स है, जो गुरुत्वाकर्षण बल है, उसका सूत्र क्या होता है, ये होता है, ये हमारे पास एक क्या हो गया, फोर्स हो गया। एक फोर्स कौन सा होता है बच्चों, अभिकेंद्रीय बल, सेंट्रीपिटल फोर्स, सेंट्रीपिटल फोर्स mv²/r। तो ये दोनों फोर्स हमेशा क्या होते हैं, इक्वल होते हैं, क्या होते हैं, इक्वल। कब, ड्यूरिंग द रिवोल्यूशन। ठीक है, परिक्रमा के दौरान ये दोनों बल हमेशा क्या होते हैं, साम्यावस्था में पाए जाते हैं। अब देखिए, या तो आप ये फॉर्मूला काम में ले लीजिए, या फिर अभिकेंद्रीय बल का अपने फॉर्मूला एक और पढ़ा होगा, m⍵²r। बच्चों जो भारतीय, ध्यान दीजिए, जो फिरंगी हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स के 2 होते हैं एक्सप्रेशन, एक तो ये होता है और एक ये होता है। ये दोनों ही क्या हैं, एक ही बात है। कैसे, रेखीय वेग आपने पढ़ा हुआ है फर्स्ट ईयर में, कितना, v = ω/r। यांत्रिकी हमारी जो किताब थी मैकेनिक्स की, मैकेनिक्स में हमने क्या पढ़ा था, v बराबर कितना, ω × में r। जब इसे उठा के हम उनका रखेंगे, यहाँ पे रखेंगे, तो हमारे पास क्या बनेगा, m × में ω² × r बनेगा। अब देखिए, हम ये फॉर्मूला डिराइव कैसे कर सकते हैं, ध्यान दीजिए बच्चों। मान लीजिए मैंने ये फॉर्मूला काम में नहीं लिया, मैंने काम में कौन सा लिया फॉर्मूला, वो वाला m⍵² × में कितना, r। तो देखिए, इससे क्या फायदा मिलेगा हमें, इससे क्या बेनिफिट होगा, ध्यान दीजिए कि भाई m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल आउट हो जाएगा, ये r² वहाँ जाएगा तो क्या बनाएगा, r³ बनाएगा। ठीक है, ω² को हम कहाँ भेज देंगे, नीचे भेज देंगे, तो ध्यान दो क्या आएगा, gm अपन में कितना, ω²। ओके, अब देखिए, यहाँ से आपको पता है जो ओमेगा होता है बच्चों, आप लोग पढ़ चुके हो किसमें, यांत्रिकी में, मैकेनिक्स के अंदर,
4th यूनिट, मतलब कितना होता है 2π/t एंगुलर फ्रिक्वेंसी, ठीक है, कोणीय आवर्ती या फिर कोणीय वेग बोल दीजिए चलेगा। तो देखिए जैसे इस फॉर्मूले में आप 2π/t रखेंगे, इस फॉर्मूले में क्या बनेगा gm अपॉन में 4π का स्क्वायर और जो नीचे आएगा t² वैसा बन जाएगा, इक्वल टू में कितना आएगा r³ आ जाएगा। तो आप देखिए t² कहाँ जाएगा, ऊपर जाएगा, तो आपके पास क्या आएगा t² इक्वल टू में कितना 4π² अपॉन में gm, और यहाँ पे क्या देगा r³ आ जाएगा। जब मैं एक काम करता हूँ उसको थोड़ा ऊपर लिखता हूँ, ध्यान दीजिए, थोड़ी जगह कम पड़ रही है, am2k, देखिए मैं उसको ऊपर लिखता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। ध्यान दीजिए इस फॉर्मूले से मैंने ध्यान दो क्या लिखा बच्चों, t² कहाँ जाएगा ऊपर जाएगा, ठीक है, 4π² कहाँ जाएगा वहाँ जाएगा, तो क्या बनेगा 4π², gm कहाँ जाएगा नीचे, r³ कहाँ रहेगा यहाँ पे। तो आप देखिए ये फॉर्मूला इसी बात को क्या करता है, शो करता है कि t² हमेशा क्या होता है प्रोपोर्शनल किसके, r³ के, ठीक है। तो हमारा जो थर्ड लो है वो यहाँ पे फिनिश हो चुका है।